अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 41 करेंगे मैथ 101 का, जिसका टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड मोनोटोन सीक्वेंसेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि आपको मेरे चैनल पे मैथ 101 का जो पास्ट पेपर है सॉल्व, उसकी 3 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, वो आपको मिल जाएंगी। तो पास्ट पेपर आपने फाइनल टर्म के लाजमी देख के जाने हैं पेपर देने जाने से पहले, ताकि आपकी एक दफ़ा से ना सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि पेपर किस तरह का आता है। तो इंशाल्लाह वो काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो आपको, ठीक है। 2 मैंने ऑब्जेक्टिव की वीडियोस बनाई हैं और एक सब्जेक्टिव पार्ट के लिए, तो उसको लाजमी देख लीजिएगा आप लोग। लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे अटैच कर दूँगी। अच्छा जी, तो पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन कि सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस इन मैथ इज़ अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स। सक्सेशन ऑफ नंबर्स का मतलब है यहाँ पे कि जिसमें नंबर्स ना एक साथ आ रहे होते हैं, जैसे 2 4 6 8 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये सीक्वेंसेस हैं कि इसमें नंबर्स जो हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से नंबर्स आते जा रहे हैं। द नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। कि ये जो नंबर्स हैं 2 4 6 8, या इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4, ये जो नंबर्स हैं जो सीक्वेंस में आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ईच टर्म हैज़ अ पोजिशनल नेम हर टर्म का कोई ना कोई नाम लाजमी होता है और वो नाम उसकी पोजीशन की वजह से होता है। जैसे 2 यहाँ पे है तो हम कहेंगे ये फर्स्ट टर्म है, 4 है तो सेकंड टर्म है, 6 इज़ द थर्ड टर्म, 8 इज़ द फोर्थ टर्म। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, फर्स्ट को हम A1 लिखते हैं, सेकंड को A2, थर्ड को A3, इसी तरह से ये टर्म्स आगे चलती जाती हैं। सीक्वेंसेस कैन बी रिटन एज अ फॉर्मूला। सीक्वेंस को हम फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 और ये आगे चलती जा रही है सीरीज़। तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये सारे इवन नंबर्स हैं ना। तो इवन नंबर्स कैसे आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो यानी आप 2 के साथ n की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते जाएं। n की वैल्यू 1 होगी तो 2 × 1 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 होगी तो 2 2s are 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2s are 6 आ जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू 4 पुट करें तो 4 2s are 8 आ जाएगा। और ये कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही सीरीज़, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो आपने n की जो साइड पे लिमिट्स है ना, वो 1 से इन्फिनिटी तक लिख देनी है कि n की छोटी से छोटी वैल्यू जो आपने यहाँ पे पुट करनी है वो 1 होगी, और कहाँ तक जाना है, आपने इन्फिनिटी तक जाना है। इसे हम कहते हैं ये लिमिट्स हमने पुट कर दी हैं। इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है A1 A2 A3 और ये सीरीज़ चलती जा रही है, सीक्वेंस चलती जा रही है, तो इसको हम देखें जो A है वो तो फिक्स है ना, तो वो आपने वैसे ही लिख देना है। चेंज क्या हो रहा है 1 2 3, तो उसकी जगह आपने n लिख देना है कि n की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो n कहाँ से है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसके बाद इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यानी प्रॉपर वर्डिंग में डेफिनेशन होती है इसकी, अ सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। सिंपल सीक्वेंस भी हो सकती है और इनफाइनाइट का मतलब है जो कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही, इन्फिनिटी तक जा रही है। दैट इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। डोमेन क्या होता है, वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपने एक फंक्शन के अंदर पुट करनी होती हैं, ठीक है। और वो सारी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, यानी ये जो वैल्यूज साइड पे लिखी हुई है ना, ये डोमेन है जो आपने इसके अंदर पुट करनी है, ये सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज़ an, ये आपको उन्होंने जनरल फॉर्म में एक सीक्वेंस दे दिया है जिसमें लिमिट्स उन्होंने कहा है 1 से इन्फिनिटी तक है, विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव नोटेशन फॉर द फंक्शन f of n इज इक्वल टू an वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यानी आपने अगर फंक्शन को इस तरह से लिखा ना an, और साथ में लिमिट्स इस तरह से लगा दी हैं वेयर n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, तो इस पूरी लाइन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि an आपने फंक्शन लिखा, लिमिट साइड पे लिख दें ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगा के n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे थ्योरम है हमारे पास एक, अ सीक्वेंस an is said to converge to the limit L if given any epsilon greater than 0 there is a positive integer n such that an minus L का जो absolute value है is less than epsilon for n greater than equal to n. In such case we write limit n approaches to plus infinity an is equal to L. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो सीक्वेंस है ना वो 2 तरह की हो सकती है, या तो वो कन्वर्ज कर सकती है या वो डाइवर्ज कर सकती है, ठीक है। तो वो कन्वर्ज कब करेगी, सीक्वेंस कन्वर्ज तब करती है कि जब आप फंक्शन के अंदर n की लिमिट पुट करते हैं ना इन्फिनिटी, तो आंसर एक वेल डिफाइंड नंबर आ जाए, यानी वो l के इक्वल आ जाए। और एप्सिलॉन यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहा है कि वो एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0, कोई भी एक गिवन नंबर आप ले लेते हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लिमिट उसके अंदर पुट करते हैं ना, यानी जो फंक्शन था उसमें से जब आप लिमिट की वैल्यू माइनस करें तो वो हमेशा इससे छोटा आए, तो फिर क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है,
द सीक्वेंट दैट डज नॉट कन्वर्ज, जो कन्वर्ज नहीं कर रही होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अच्छा, इसको मैं ना आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि कन्वर्ज सीक्वेंस कैसे करती है और डाइवर्ज कैसे करती है। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुझे पता है कि फॉर्मल तरीके से लिखी हुई है, मुश्किल लग रही है आपको, तो मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे की पॉइंट बता देती हूँ, वो आपने याद रखना है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी और डाइवर्ज कब करेगी। अगर आपका आंसर एक वेल डिफाइंड नंबर आ जाता है तो सीक्वेंस जो है ना वो कन्वर्ज कर रही है। अगर आपका आंसर वेल डिफाइंड नंबर नहीं आता, यानी प्लस इन्फिनिटी आ जाता है या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, यानी अनडिफाइंड आंसर आ जाए, तो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। ठीक है, बस दो चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ पे। कन्वर्ज कब करती है सीक्वेंस, जब आंसर इन्फिनिटी ना हो, इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और डाइवर्ज कब करती है कि जब इन्फिनिटी आंसर आ रहा हो, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी है चाहे वो माइनस इन्फिनिटी है। अब एग्जाम्पल करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1। तो यहाँ पे आपको एक जो है फंक्शन दे दिया गया है जिसमें n की वैल्यू जो है कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है बेसिकली यहाँ पे कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो पहले हम इसका आंसर निकालते हैं। डायरेक्ट तो अगर हम इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं ना यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो ये तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये तो अनडिफाइंड आंसर हो गया, तो इससे तो डाइवर्ज करना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली हम आंसर नहीं बता सकते, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, हो सकता है इसका आंसर कन्वर्जिंग निकल आए, एक वेल डिफाइंड नंबर निकल आए। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये जो n ओवर n प्लस 1 है ना, n ओवर n प्लस 1, इसमें आपने ऊपर भी n से डिवाइड कर देना है और नीचे भी n से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर भी n से डिवाइड कर दिया, नीचे भी n से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, n और n को कट कर दें तो ऊपर तो 1 रह गया। अब इस n के साथ n अलग कर लें, यानी इसको आप इस तरह से लिख लें, n के साथ n अलग कर लें प्लस 1 के साथ n अलग कर लें, तो ये तो कट होके 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ओवर n है, यानी 1 प्लस 1 ओवर n बचा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें डायरेक्ट, 1 और 1 ये दोनों तो एज इट इज़ रहेंगे, इस n की जगह इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 1 प्लस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 ओवर 1 आंसर हमारा एक वेल डिफाइंड नंबर आ गया। इट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी अगर आप देखें डायरेक्ट आप n की लिमिट पुट करते हैं ना तो आंसर अनडिफाइन आ जाता है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि आंसर 1 आना चाहिए, यानी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो उसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट पुट तो कर दी हमने कि n की जगह माइनस इन्फिनिटी, लेकिन अब देखें ये ऊपर जो पावर है ये माइनस में है, तो अगर हमने उसको प्लस में करना है तो हम उसको ओवर के नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन के ऊपर नीचे मूव करवाते हैं ना नंबर को, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम कहते हैं कि 1 है, तो यानी इसको 1 को ऊपर ले जाएं और वो वाला जो नंबर है वो नीचे ले आएँ, तो इसकी जो पावर है वो माइनस में है, उसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर अगर इन्फिनिटी है ना तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आता है, साथ में 1 प्लस 1 ये वाले एज इट इज़, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स है यहाँ पे, लेट सीक्वेंस an एंड bn, दो सीक्वेंस है आपके पास और वो जब कन्वर्ज करती है ना तो उनकी लिमिट्स के आंसर a1 का आंसर l1 आता है, bn का आंसर l2 आता है। जैसे यहाँ पे देखें ये हमने लिमिट पुट की थी तो हमारा आंसर 1 आ गया था ना, इसको उन्होंने l1 कह दिया। ठीक है, तो l की फॉर्म में आंसर आ रहा है। अब अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कांस्टेंट नंबर वैसे ही आ जाता है, क्योंकि n की वैल्यू हमने पुट करनी है ना, तो n तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, c वैसे ही आंसर आ जाएगा आपका। अगर c किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में लिमिट है, तो फंक्शन के साथ जो c है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पे, सिर्फ फंक्शन पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है और इस लिमिट को हम l1 भी लिख सकते हैं ना, तो c इंटू l1 आ गया। इसी तरह से अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उन पे लिमिट अप्लाई हो रही है तो आप उन दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, an के साथ लिमिट अलग कर लें प्लस bn के साथ अलग कर लें, और an वाले को हम l1 लिख सकते हैं, इस bl वाले को l2 लिख सकते हैं। ये सिर्फ ना MCQs में अक्सर पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स। उसके बाद अगर फंक्शंस माइनस हो रहे हैं an माइनस bn, तो यहाँ पे भी आप दोनों की लिमिट्स अलग अलग कर सकते हैं और l1 माइनस l2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के लिमिट्स अलग कर लें और n1 मल्टीप्लाई बाय l2, और अगर दोनों फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट सेपरेट करने के बाद l1 ओवर
2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब शर्त यहाँ पे ये आ जाती है कि L2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आना चाहिए ना, तो ये हमने साथ में मेंशन कर दिया। अब आपको एग्जांपल दिया और आपसे कहा गया डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो क्या करना है आपने, ये जो साइड पे लिमिट्स लिखी हुई है 1 से इन्फिनिटी तक, उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, लिमिट n किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। और ये जो n/2n+1 है, इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आंसर तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ऊपर नीचे n के साथ डिवाइड कर देना है। इस ऊपर वाले नंबर n को भी n के साथ डिवाइड कर दें, 2n+1 को भी n के साथ डिवाइड कर दें। अब ये n कैंसिल होके तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 2n के साथ n अलग कर लेंगे और इस 1 के साथ n अलग कर लेंगे। यहाँ भी 2 के साथ जो n है वो इस n के साथ कट हो जाता है, तो 2 प्लस ये साथ वाला 1/n बचा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दें तो 1 और ये 2 ये तो एज इट इज़ रहेंगे, प्लस इस n की जगह 1/∞ आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो 1/2 हमारा आंसर आ गया, जो कि एक वेल डिफाइंड आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर इन्फिनिटी तो नहीं आया ना। इसका मतलब है कि सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर इन्फिनिटी होता तो डाइवर्ज करती। उसके बाद है जी रिकर्सिव सीक्वेंस किसे कहते हैं। Some sequences are defined by specifying one or more initial terms and giving a formula that relates each subsequent term to the term that precedes it. Such sequence is called recursive sequence. इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं कि जिनको आप सिर्फ एक फार्मूला से डिफ़ाइन कर दें और वो फार्मूला आपको हर वैल्यू का आंसर देता जाएगा, जैसे जैसे आप उस फार्मूले के अंदर ना n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे नीचे आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, an+1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू an+3/a/n। तो ये ना एक फार्मूला दे दिया गया आपको एक सीक्वेंस का, ये ठीक है। इस फॉर्मूले से आप इसकी सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, A1 तो उन्होंने खुद ही आपको यहाँ पे दे दिया है, A2, A3, A4, A5, A6, जितनी मर्जी आप टर्म्स फाइंड करना चाहें आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और कंडीशन दे दी है कि n की वैल्यू जो है वो या तो 1 होनी चाहिए, यानी ये जो n यहाँ पे पुट करना है आपने, या तो 1 होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है और फिर 1 से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ चलते जाना है हमने। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू 1। अब n इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करें तो 1 + 1 2 बन जाएगा, ये 1/2 एज इट इज़, इस n की जगह भी 1 तो ये a1 बन जाएगा, प्लस इस n की जगह 1 करेंगे तो 3/a1। अब a1 की तो वैल्यू हमें दी हुई थी 1, तो इस a1 और a1 दोनों की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, 3 + 1 4 और 4/2 करेंगे तो आंसर 2 आ गया। यानी a1 तो दिया हुआ था, a2 हमने खुद फाइंड कर लिया यूजिंग दिस फार्मूला। इसी तरह से आप a3 भी फाइंड कर सकते हैं। आपने n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया, अब आप n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर लें, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे इन दोनों n की जगह भी आपने a2 पुट कर देना है। अब a2 की वैल्यू हम ऊपर यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो हमारे पास 2 आई थी, तो यहाँ पे 2 और 2 पुट कर दें। ठीक है, तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 * 4 + 3 7/2 आ जाएगा, 7/2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/4 आ गया। इसी तरह से आपने फोर्थ टर्म अगर फाइंड करनी है तो n की वैल्यू पहले हम 1 और 2 पुट कर चुके हैं, अब हम 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने के लिए यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ a3 वो आपने पुट कर दिया। a3 की हमने ऊपर अभी वैल्यू निकाली थी जो 7/4 आई थी, तो इस a3 और a3 की जगह हमने 7/4 पुट कर दिया दोनों पे, तो ये 7/4 है, ऊपर जाएगा तो 4/7 हो जाएगा, साथ में ये जो 3 है वो एज इट इज़। अब ये आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 = 12/7। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 7 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 28 आता है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम तो लेना आता होगा ना सबको, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 28 बनाना है, तो 4 7 = 28 होता है, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, 7 7 = 49। इस तरह से 7 4 = 28 होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 12 = 48। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 97 और नीचे 28, बाहर जो 1/2 है एज इट इज़। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपने a4 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो हमने 3 निकाली है ना, a2 a3 a4। क्वेश्चन में आपसे जितनी कही जाएंगी आपने उतनी फाइंड करनी है। अगर आपसे a5 भी पूछी जाती है क्वेश्चन में तो आप इससे आगे एक और स्टेप करेंगे a5 फाइंड करने के लिए, और उसमें सेम मेथड होगा, आपने n की वैल्यू 4 पुट करनी है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे मोनोटोनिसिटी एंड टेस्टिंग फॉर इट। मोनोटोनिसिटी किसे कहते हैं, अच्छा जी, उससे पहले ना हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं सीक्वेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दोबारा से, कि सीक्वेंस जो है हमने पढ़ा था क्या होती है, सक्सेशन ऑफ टर्म्स होती है, यानी एक के बाद दूसरी टर्म आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी आ रही है, तीसरी के बाद चौथी आ रही है। अगर तो पहली के बाद जो दूसरी टर्म आ रही है ना वो बड़ी है,
और दूसरी जो है उससे बड़ी आगे तीसरी टर्म है, तीसरी से बड़ी आगे चौथी टर्म है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 और ये इस तरह से चलती जा रही हैं। तो देखें हर आने वाली टर्म पिछली से बड़ी है, यानी A1 लेस देन, ये जिसकी तरफ ओपन होता है ना ये साइन, वो बड़ा होता है, तो इसकी तरफ ओपन है, इसका मतलब है अगली टर्म बड़ी है, पीछे वाली छोटी है। अब ये इसकी तरफ ओपन है, इसका मतलब है अगली बड़ी है, पीछे वाली छोटी है। तो हर आने वाली टर्म अगर बड़ी है तो इसका मतलब है सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से अगर आप इधर लेस देन की बजाय लेस देन इक्वल टू लगा दें कि वो छोटी भी हो सकती है लेकिन इक्वल भी हो सकती है, फिर वो इंक्रीजिंग नहीं होगी, फिर वो नॉन डिक्रीजिंग होगी। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 इस तरह से सीक्वेंस चल रही है। तो देखें इंक्रीज तो हो रही है, 3 4 5 इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन साथ में रिपीटिशन भी हो रही है, यानी दो टर्म्स इक्वल आ रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल भी लगाया है कि इक्वल भी हो सकती हैं टर्म्स। तो फिर हम इंक्रीज तो हो रही है लेकिन रिपीटिशन हो रही है, तो हम इसे इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे नॉन डिक्रीजिंग। और अगर हर आने वाली टर्म छोटी हो, यानी A1 A2 से बड़ा है, A2 A3 से बड़ा है, यानी पिछली टर्म बड़ी है अगली छोटी हो गई, फिर ये बड़ी है अगली छोटी हो गई, जैसे 5 4 3 और इस तरह से ये चल रही हैं टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर आने वाली टर्म जब छोटी होगी तो सीक्वेंस डिक्रीज करेगी। इसी तरह से ग्रेटर देन के साथ अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं तो फिर ये नॉन इंक्रीजिंग होगी। अच्छा जी, सीक्वेंस दैट इज इधर नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोन। ये जो आपके पास चार दी हुई है ना, ये चारों मोनोटोन है, जो इंक्रीजिंग हो, नॉन डिक्रीजिंग हो या नॉन इंक्रीजिंग हो, इसे हम कहते हैं मोनोटोन। लेकिन इनमें से जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली है इन्हें हम कहते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन, यानी जिसके अंदर इक्वल नहीं हो, उसका साइन ना हो, यानी रिपीटिशन ना हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन। तो यहाँ से हमें स्ट्रिक्टली मोनोटोन की डेफिनेशन पता चलती है, ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उसे हम स्ट्रिक्टली मोनोटोन कहते हैं, और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग हो उसे हम मोनोटोन कहते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, स्ट्रिक्टली मोनोटोन इज मोनोटोन बट नॉट कन्वर्सली, यानी स्ट्रिक्टली मोनोटोन जो है वो मोनोटोन हो सकती है, लेकिन जो मोनोटोन है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं हो सकती। ठीक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन कौन सी हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है ना, तो ये जो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है ये दोनों मोनोटोन भी तो हैं। ठीक है, लेकिन ये चारों मोनोटोन है, तो ये चारों स्ट्रिक्टली मोनोटोन तो नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारी मोनोटोन तो हैं, लेकिन हम मोनोटोन को स्ट्रिक्टली मोनोटोन नहीं कह सकते। अब एग्जांपल्स दे दिए, वैसे मैंने आपको खुद से भी दे दी थी पीछे, तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं हमारे पास के इसमें देखें इंक्रीज होती जा रही हैं वैल्यूज़, 1/2 2/3 3/4, इनका आपको फ्रैक्शन से पता नहीं चलेगा, आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देख लें। ठीक है, तो हर आने वाली टर्म अगली जो है वो पीछे वाली से बड़ी होगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है। और इसमें देखें तो हर आने वाली टर्म छोटी होगी, वैसे तो आपको देखने से पता चल रहा है 2 3 4 बड़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा होता है ना उसका पॉइंट्स में आंसर उतना ही छोटा आता है, क्योंकि जब आप इसका आंसर निकालेंगे ना तो ये 0.5 आएगा, इसका आंसर निकालेंगे तो 0.3 आएगा, इसका आंसर निकालेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये पॉइंट में जो नंबर्स आ रहे हैं ना हमारे, ये छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ से एक और बात आपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में नंबर जितना बड़ा हो उसका आंसर उतना ही छोटा आता है, तो हर आने वाला नंबर जो है वो छोटा होता जा रहा है, इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, और जिसमें देखें 1 2 3, अब ये इंक्रीज तो हो रही है लेकिन रिपीटिशन भी है, तो ये इंक्रीजिंग नहीं होगी, नॉन डिक्रीजिंग होगी। इसी तरह से इसमें देखें ये डिक्रीज हो रही है लेकिन साथ में रिपीटिशन भी है, तो ये डिक्रीजिंग तो नहीं है लेकिन नॉन इंक्रीजिंग होगी। अब ये जो साथ में टर्म्स दी हुई है ना, ये जनरल फार्मूलाज हैं इनके, यानी nth टर्म है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हमारे पास 4 टर्म्स हो गई ना, 5 6 7, nth टर्म का ये फार्मूला है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोन कहते हैं, और ये जो चारों हैं इनको हम मोनोटोन कहेंगे। अच्छा जी, अब नीचे देखें एक और एग्जांपल है आपके सामने। वैसे तो देखें आगे इस जैसी ये लग रही है ना टर्म आपको, जैसे हमने ये वाली की है 1/2 1/3 1/4, वैसी लग रही है, तो उसूलन तो इसको मोनोटोन होना चाहिए था ना, डिक्रीजिंग होना चाहिए था, लेकिन ये डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि देखें एक वैल्यू पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये उससे छोटी आ गई नेगेटिव में। आगे जाएंगे तो ये अब पॉजिटिव है, तो ये तो फिर नेगेटिव से बड़ी हो गई ना,
तो एक बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, फिर छोटी आ रही है। तो ऐसी सीक्वेंस जिनमें कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास, तो उसे हम कहते हैं कि वो मोनोटोन नहीं हो सकती। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये याद रखना है कि -1 के फॉर्मूले में अगर कोई टर्म आ रही है ना, तो वो मोनोटोन नहीं हो सकती जिसमें -1 की पावर n हो, क्योंकि उसमें ना ऑल्टरनेट साइंस आते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस होती हैं वो मोनोटोन नहीं होती, ठीक है। ऑल्टरनेटिव उसे कहते हैं जिनमें साइन चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए MCQs वाला जो मटेरियल है ना, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इनमें से काफ़ी MCQs आते हैं अभी जो हमने ये 3 टॉपिक करने हैं। टेस्टिंग फॉर मोनोटोनिसिटी, ऊपर तो हमने देख लिया कि मोनोटोन कब होगी। आपको अगर यहाँ पे देखना है कि इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, तो वो तो आप यहाँ से देख के बता रहे हैं पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो उसके लिए ना कुछ टेस्ट होते हैं। अब वो टेस्ट यहाँ पे आपके सिलेबस में 3 उन्होंने शामिल किए हैं। सबसे पहला है डिफरेंस टेस्ट, दूसरा है रेशियो टेस्ट एंड तीसरा है डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिफरेंस टेस्ट क्या होता है? देखें जी, अगर आप an+1 में से an माइनस कर दें, 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, 2 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है ना 1 2 3 और इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो अगर आप ये 2 और इसको an कह देते हैं, तो उससे आगे वाली जो होगी ना वो an+1 होगी, ठीक है। या आप 1 को अगर an कहते हैं तो उससे आगे वाली 2 जो है वो an+1 होगी। यानी आपने कोई सी भी 2 साथ साथ वाली टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लेनी है, ठीक है। कंसेक्यूटिव वो होती हैं जो साथ साथ होती हैं। तो कोई सी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लें और सेकंड में से अगर आप फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं और आंसर आपका 0 से बड़ा आता है, इट मीन्स आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। अगर आपका आंसर 0 से छोटा आता है यानी नेगेटिव आ जाता है, तो आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी। अगर 0 से बड़ा हो या 0 भी आ सकता है तो फिर वो नॉन डिक्रीजिंग होती है। जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल एक और लिख देती हूँ। तो देखें 1 - 1 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, फिर 1 - 2 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, 2 - 2 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 - 3 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। सॉरी, सेकंड में से फर्स्ट वाले हमने करना होता है। 2 - 1 करेंगे तो यहाँ +1, 3 - 2 करेंगे तो +1। देखें आंसर हमारा 0 से बड़ा भी आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ बीच में 0 भी आ रहे हैं। तो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वो नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसी तरह से अगर <= होगा, आंसर नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन 0 भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह से आपके पास रेशियो टेस्ट है, उसमें भी 4 होते हैं। रेशियो के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है कि आपने उनकी रेशियो लेनी है, यानी उनको डिवाइड करना है। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करें और आंसर आपका 1 से बड़ा आए तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अगर आंसर आपका 1 से छोटा आता है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। इसी तरह से अगर आपका आंसर > 1 है तो नॉन डिक्रीजिंग, <= 1 है तो नॉन इंक्रीजिंग। और डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, इसमें भी 4 आपके पास कंडीशंस होती हैं। अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें और आंसर 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आंसर 0 से छोटा आ जाए तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 0 से बड़ा या उसकी इक्वल आए तो नॉन डिक्रीजिंग है, 0 से छोटा या उससे इक्वल आए तो नॉन इंक्रीजिंग है। अब नीचे एग्जांपल आपको उन्होंने दे दी है और आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, पेपर में ना ज़्यादातर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इनके क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताएं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मेरे ख्याल में सिर्फ MCQs की हद तक होता है, क्वेश्चंस में बहुत कम पूछा जाता है, रेयरली है कि किसी का पूछा जाए। ज़्यादातर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं, तो आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए ना, एक an का पता होना चाहिए, दूसरा an+1 का पता होना चाहिए। तो an यहाँ पे कैसे आएगी, ये जो n वाला फॉर्मूला दिया है ना हम यहाँ पे nth टर्म का, ये nth टर्म है, यानी जैसे ये a1 है, ये सेकंड a2 है, थर्ड a3 है, तो ये nth टर्म जो है an होगी। तो हम कहते हैं कि an का फॉर्मूला है हमारे पास n/n+1। तो an+1 का भी तो चाहिए हमें, यानी इससे आगे वाली टर्म, तो वो कैसे आएगी? देखें इस n की जगह हमने n+1 पुट किया है, तो इस n की जगह भी n+1 पुट कर दें और इस n की जगह भी n+1 पुट कर दें और साथ में ये जो +1 है वो एज इट इज़, अब ये ऐड होके 2 हो जाएगा n+2। तो हमारे पास an की भी वैल्यू आ गई एंड an+1 की भी वैल्यू आ गई। अब हम चाहे तो यहाँ पे डिफरेंस टेस्ट अप्लाई कर लें, चाहे तो
रेशियो टेस्ट अप्लाई कर लें। डेरिवेटिव वाला तो हम यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक्स की फॉर्म में जब फंक्शन आता है ना फिर हम करते हैं। तो यहाँ पे हम दो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या तो रेशियो टेस्ट या फिर डिफरेंस टेस्ट। तो हम इसको पहले डिफरेंस से कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और आपकी जिसमें आपने सेम यही स्टेटमेंट है उसको रेशियो टेस्ट से प्रूव करना है। तो डिफरेंस टेस्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, an+1 में से आपने an को माइनस करना होता है। तो an+1 हमारे पास है n+1/n+2, माइनस कर दें इसमें से n/n+1। अब दो फ्रैक्शंस जब माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा n+1 और n+2, क्योंकि नीचे दो डिफरेंट डिनोमिनेटर है ना तो दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे देखें n+2 सेम है, तो ये जो n+1 है ये इस n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला n एज इट इज़। यहाँ पे n+1 सेम है तो n+2 जो है वो इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें, a² n² + 2ab, 2 × 1 × n तो वो 2n हो जाएगा, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर तो वो 1 होता है, माइनस ये n से मल्टीप्लाई होगा तो n का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस n2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n। यहाँ पे n² से कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, 2n प्लस का माइनस 2n से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 1 बचा हमारे पास, नीचे x+1 x+2। तो अब यहाँ पे आप देखें कि कोई भी आंसर हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि हमारे सारे आंसर्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है आंसर 0 से बड़ा आ रहा है। तो जो यहाँ पे सीक्वेंस है हमारी वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि जो डिफरेंस टेस्ट है उसमें आंसर 0 से बड़ा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। सो इट इज़ इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोन। जो इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन भी तो होती है ना, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया। अब ये पीछे वाला सेम क्वेश्चन है लेकिन हमने इसे रेशियो टेस्ट से सॉल्व करना है। तो an हमने जैसे लिखा था और an+1 जैसे लिखा था वो तो सेम है, ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अगर समझ नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख लें। अब आपने रेशियो टेस्ट में करना है, तो सेकंड टर्म ऊपर आती है, फर्स्ट टर्म नीचे आती है, तो सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इक्वल। अब सेकंड टर्म है an+1 जो कि n+1/n+2 आई है, तो n+1/n+2 हमने लिखा। अब ये यहाँ पे डबल फ्रैक्शन आ रही थी ना, नीचे आना था, तो मैंने इसके सामने लिख दिया, क्योंकि ओवर का मतलब यही होता है ना कि डिवाइड, आप इसको इस पर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह मैंने ये डिवाइड का सिंबल लगा दिया, ठीक है। an की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि इसके साथ डिवाइड हो रही है an की वैल्यू, तो an की वैल्यू ये है हमारे पास, वो हमने डिवाइड कर दी। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, n/n+1 को आप n+1/n में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी कटिंग नहीं हो रही हमारे पास, ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। n+1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन करके लिख दिया, a² + b² + 2ab। नीचे n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n² + 2n आ जाएगा। इसको अगर आप अरेंज कर लेना, n² फिर 2n फिर 1, नीचे भी n² + 2n है, तो देखें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इतना पार्ट तो सेम है दोनों में, लेकिन ये 1 से एक्सीड कर रही है। 1 से एक्सीड करने का मतलब है कि एक नंबर ज़्यादा है, तो अगर ऊपर वैल्यू बड़ी हो और नीचे वैल्यू छोटी हो तो आंसर जो है ना वो 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, यानी 1 से बड़ा आता है। इसी तरह से अगर ऊपर कोई और वैल्यू है, जैसे अगर हमारे पास 20/9 है तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी अगर ऊपर वैल्यू बड़ी है तो आंसर 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वैल्यू छोटी आ जाती है और नीचे बड़ी आ जाती है तो फिर आंसर हमारा जो है ना वो 0 से शुरू होता है, यानी 1 से छोटा होता है। तो अब यहाँ पे ऊपर वैल्यू बड़ी है, 1 से एक्सीड कर रही है ना, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म बड़ी है। तो जब ऊपर वाली टर्म बड़ी हो तो हमारा आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर ही होता है। इसका मतलब है जब ग्रेटर देन 1 आ गई रेशो तो जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। उसके बाद आ जाता है इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस। इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है कि आपके पास कोई कंडीशन हो ऐसी, जिस कंडीशन में आपने उसको ना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव करना है। यानी आप जब कंडीशन चेंज करें ना तो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग थी तो वो डिक्रीजिंग हो जाए, ठीक है, और दोबारा से कंडीशन चेंज करें तो वो इंक्रीजिंग हो जाए। यानी एक ख़ास कंडीशन होती है जिससे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यूज़ कुछ और होंगी, नीचे की तरफ आएंगे तो वैल्यूज़ कुछ और होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से इससे समझाती हूँ, ठीक है। शो दैट सीक्वेंस 10^n/n फैक्टोरियल जिसमें लिमिट्स 1 से इन्फिनिटी तक हैं इज़ इवेंचुअली डिक्रीजिंग। आपने इसको इवेंचुअली डिक्रीजिंग जो है वो प्रूव करना है। तो देखें डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं हमारे पास, पीछे हमने जो पढ़े हैं, रेशियो टेस्ट और डिफरेंस टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट या डिफरेंस टेस्ट में से जो मर्जी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। तो दोनों में हमें क्या चाहिए होता है, an चाहिए होता है, an+1 चाहिए होता है। तो an तो हमें nth टर्म तो दी हुई है ना ये वाली, तो an की तो यही वैल्यू हो जाएगी 10^n/n फैक्टोरियल।
अब an+1 क्या होता है, इस n की जगह आपने n+1 लिख लिया, ठीक है, और इस n की जगह भी आपने n+1 लिख लिया, इस n की जगह भी आपने n+1 लिख लिया, और साथ में फैक्टोरियल। ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल आता कैसे है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो फैक्टोरियल होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि 2 का फैक्टोरियल लेना है, तो 2 और उससे पीछे वाली सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं 1 तक, 2 1 जार 2 आ गया। आपने 3 का फैक्टोरियल लेना है तो 3.2.1, इन 3 से पीछे वाली सारी वैल्यूज़ 1 तक आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि 10 का फैक्टोरियल लेना है तो वो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी आपने 1 तक जाना होता है और उन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, वो नंबर और उससे पीछे वाले जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 तक वो सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा जी, तो हम अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे हमने उसे ना रेशियो टेस्ट से प्रूफ करना है। रेशियो डिफरेंस जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, रेशियो में ज़रा ईजी रहेगा हमारे लिए। an+1 को an के साथ डिवाइड करना है, तो जो हमने an+1 की वैल्यू लिखी थी वो लिखी, डिवाइड का साइन लगा के an की वैल्यू लिखी, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि अगर देखें हमारे पास x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होके क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास x² आता है ना। वो x² क्यों आता है, क्योंकि ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो वो दोनों 1+1 ऐड, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और वो 2 बन जाता है। तो हम इसको इस तरह से वापस भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसकी पावर में 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप इस नंबर को 2 दफ़ा लिखें और पावर्स को अलग अलग कर लें। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि ये बेस में 10 है और ऊपर 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो आप इस 10 को 2 दफ़ा लिखें, यहाँ पे 10 को 2 दफ़ा लिखें और इसकी जो पावर है ना n और 1 वो दोनों अलग अलग कर लें, ठीक है। और नीचे जो n+1 फैक्टोरियल है वो ऐसे ही आ जाएगा फ़िलहाल, और ये जो n फैक्टोरियल है वो भी एज इट इज़ 10 पर n एज इट इज़। अच्छा जी, यहाँ पे जो n+1 फैक्टोरियल है उसको हमने क्या करना है, ओपन कर लेना है। देखें मैंने अभी आपको बताया कि 4 फैक्टोरियल जैसे होगा तो हमने 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखें ये अगर n है, ठीक है, ये n फैक्टोरियल अगर हमारे पास था तो हम क्या करते हैं, पहले n लिखते हैं, फिर 4 में से 1 माइनस करके 3 आता है ना, यानी n में से 1 माइनस किया, ठीक है। 3 में से फिर 4 में से 2 माइनस करके 2 आता है, यानी n में से 2 माइनस किया, फिर n में से 3 माइनस करें, इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। यानी एक टर्म अगर आपके पास n है तो उससे आगे वाली कैसे आती है, उसमें से 1 माइनस करके। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं एक टर्म 3 थी तो 3 में से 1 माइनस करके हमारे पास अगली टर्म आई। यहाँ पे भी देखें 10 था तो 10 में से 1 माइनस करके अगली टर्म आई। तो यहाँ पे अगर हमारे पास n+1 है तो उसमें से 1 माइनस करके अगली टर्म आएगी ना, तो 1 माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो अगली टर्म हमारे पास आ जाती है n। तो यहाँ पे हमने अगली टर्म क्या लिख दी, n। और एक और बात यहाँ पे कि जैसे ये 10 फैक्टोरियल है ना, तो आप इसको जितना चाहें ओपन करें और आप ये चाहें तो 1 तक उसको ना लेकर जाएं, आप उसको लिखें 10.9.8 और 8 के बाद फैक्टोरियल लगा दें, स्टॉप कर दें। इसका भी मतलब यही है कि 8 के बाद वाले सारे नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से आप 3 फैक्टोरियल था तो आप इसको 2 तक ओपन कर लें और आगे फैक्टोरियल लगा दें। तो इसका मतलब यही है कि 2 के बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। जैसे 4 है, इसको भी मैं 3 पे स्टॉप कर सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल लगा दूँ, तो इसका मतलब यही होगा फैक्टोरियल का कि 3 के बाद वाले सारे नंबर हैं इसके अंदर। तो इसलिए हमने क्या किया, n+1 के बाद वाली जो टर्म है वो n आ रही है ना, तो वो लिखी और वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया, यानी उसको उधर ही स्टॉप कर दिया, सिर्फ एक टर्म तक ओपन किया, क्योंकि यहाँ से कटिंग होनी है तो हमने इनको कट कर दिया। यहाँ से 10 पर n जो था वो भी कट हो गया, तो ऊपर सिर्फ हमारे पास 10 पर 1 10 बचा, नीचे n+1 बचा, ठीक है। अब ये आंसर देखें, यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट समझने वाला है इवेंचुअली डिक्रीजिंग के लिए कि ये डिक्रीजिंग कब होगी। तो ये डिक्रीजिंग तब होगी, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब आती है, यानी आंसर लेस देन 1 कब आता है। आंसर लेस देन 1 तब आता है जब ऊपर वैल्यू छोटी हो और नीचे वैल्यू बड़ी हो। ये भी हमने डिस्कस किया है ना, आंसर लेस देन 1। डिक्रीजिंग कब है, जब आंसर रेशो का लेस देन 1 आए, और वो कब आएगा, अगर नीचे बड़ी वैल्यू होगी। यानी ये n की वैल्यू आपने 10 से शुरू करनी है, क्योंकि 10 + 1 11 बनेगा। फिर 10 अगर यहाँ पे 11 आता है तो 11 + 1 12 बनेगा, 12 आता है तो 12 + 1 13 बनेगा। यानी नीचे वैल्यूज़ बड़ी इससे कब आ सकती हैं, अगर आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं,
10 से। तो हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी कि n की वैल्यू जो है वो 1 से नहीं स्टार्ट करनी, इस दफ़ा 10 से स्टार्ट करनी है। तो ये हमने कंडीशन लगा दी ना यहाँ पे कि n की वैल्यू 10 से ही स्टार्ट होगी, तभी वो डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो ये जब हमने कंडीशन लगा दी तो इससे हम कहते हैं इवेंचुअली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोबारा से डेफिनेशन अगर आप देखते हैं ना, तो सीक्वेंस इज इवेंचुअली मोनोटोन इफ़ देयर इज सम इंटीजर n। एक इंटीजर है आपके पास जिसको आप कंडीशन बना लेते हैं और उस इंटीजर को आप लिख देते हैं इस तरह से कि n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। जो स्मॉल n है ना, उसकी वैल्यू उस इंटीजर से बड़ी या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमारी कंडीशन में इंटीजर हमारा 10 है ना, n की वैल्यू हम 10 से बड़ी पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कैपिटल N की जगह आपने 10 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि डिक्रीजिंग कब होगी, तो डिक्रीजिंग कब होती है अगर ऊपर वैल्यू बड़ी है और नीचे जो वैल्यू है वो छोटी है, तब आंसर 1 से बड़ा होगा ना। तो इंक्रीजिंग होगी अगर आंसर 1 से बड़ा हो। तो इंक्रीजिंग कब होती है जब ऊपर बड़ा आंसर हो। तो 10 ऊपर है तो यानी नीचे 10 से छोटी वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 से शुरू करेंगे, 9 या 8 आ सकता है या 7 या 6, क्योंकि जो आप जितनी भी वैल्यूज़ पीछे जाते जाएंगे वो सारी 10 से छोटी ही हैं, तो फिर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है। अब यहाँ पे आपको उन्होंने बताया है कि इसकी रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में टाइम नहीं मैं वेस्ट करूँगी। तो आपको बस उन्होंने यहाँ पे बताया कि एक सीक्वेंस इस तरह की आ रही है आपके पास जिसमें लेस देन इक्वल टू, यानी आपके पास अगली सारी टर्म्स छोटी आ रही हैं, सॉरी बड़ी आ रही हैं, लेकिन इक्वल लगा बस साथ में। ठीक है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि कोई ना कोई कांस्टेंट m होगा अपर बाउंड के तौर पे। अपर बाउंड का मतलब है कि एक लिमिट, जैसे हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी थी ना कि 10 है, 10 लिमिट है हमारी, उससे ऊपर जाएंगे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगी, उससे नीचे आएंगे तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक कांस्टेंट जो है m, उसको हम अपर बाउंड अगर कह दें कि उससे ऊपर नहीं आप जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस लिमिट को हम सीक्वेंस को कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है। और जब आंसर अनडिफाइन हो तो फिर सीक्वेंस क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अब ये उन्होंने यहाँ पे जो है सिंबॉलिकली लिख दिया, लेकिन मैंने आपको इसको आपने सिर्फ MCQs की हद तक याद रखना है। मैंने आपको वैसे एक सिंपल तरीका पीछे बता दिया हुआ है। कन्वर्ज कब करेगी, जब आंसर आपका वेल डिफाइंड नंबर आ रहा हो, और डाइवर्ज कब करेगी, जब आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा हो। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे अब दोबारा से उन्होंने नॉन इंक्रीजिंग के लिए बता दिया। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तब भी आपके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसके अंदर एक कांस्टेंट m यानी लोअर बाउंड होगा। ठीक है, अगर नॉन डिक्रीजिंग हो तो अपर बाउंड होता है, नॉन इंक्रीजिंग हो तो लोअर बाउंड होता है। जैसे अभी 10 मैंने बताया ना आपको, 10 अपर बाउंड कब होगा, यानी 10 मैक्सिमम 10 तक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना, अगर वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अगर वो डिक्रीजिंग होगी तो हम कह रहे थे कि 10 से बड़ी वैल्यूज़ आनी चाहिए, यानी कम से कम लोअर बाउंड 10 है, 10 से नीचे नहीं आप जा सकते, 10 से ऊपर जाना है। तो ये अपर और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी कंडीशन क्या, इसमें क्या होगा कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर उसके अंदर कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आंसर हमारा अनडिफाइन आता है। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस है वो हमारी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। नीचे उन्होंने यहाँ पे बता दिया, आपको एग्जांपल दिया और आपसे कहा गया है कि आप प्रूव करें कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो ये हम पीछे कर चुके हैं ना वैसे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा इसका पूरा सोल्यूशन नहीं किया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ कि ये जैसे हमारे पास n/n+1 था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, प्लस इन्फिनिटी को कर रही है ना, तो वो हमने यहाँ पे लगाई और इस n को और नीचे n+1 दोनों को हम n के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये तो कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे n के साथ n अलग किया तो 1, 1 के साथ n अलग करेंगे तो 1/n। ठीक है, तो लिमिट पुट करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो आंसर हमारा 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि आंसर एक वेल डिफाइंड नंबर है। अनडिफाइंड होता, इन्फिनिटी आंसर आता, तो फिर ये डाइवर्ज करती। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती, ये किस पे डिपेंड करती है, टेल एंड पे, यानी आखिरी वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी सीक्वेंस ने अगर 1 की तरफ कन्वर्ज करना है, तो देखिए हमारे पास अगर एक नंबर लिखा हुआ है ना 5 4 3 2 और इस तरह से आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो इसका टेल एंड है यानी एंड वाली वैल्यू होती है ना, उसे देख के पता चलता है कि क्या ये 1 के करीब जा रही हैं वैल्यूज़
तो यहाँ जी ये 1 के करीब जा रही हैं वैल्यूज़, यानी उसकी तरफ कन्वर्ज हो रही हैं। तो इसको देख के हम बताते हैं एंड वाली वैल्यूज़ को, टेल एंड को देख के कि हमारा आंसर जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है हमारी लिमिट को, तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्जिंग होगी या डाइवर्जिंग होगी, जो भी उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू जो है ना उसका कोई रोल नहीं होता, जो टेल एंड होता है उसको देख के हम अपना रिजल्ट निकालते हैं।